आज का जो मुगल कालीन व्यवस्था था, शासन व्यवस्था, उसमें देखते हैं किस शासक ने जो है राम सीता की आकृतियों वाले रामसिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्का चलवाया था। अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सोच लीजिए, सीधा सीधा एक लाइन में क्वेश्चन भी बनता है कि राम सीता आकृति यानी सीताराम प्रकार का सिक्का किस शासक के द्वारा चलवाया गया था, तो अकबर के द्वारा चलवाया गया था। अगला, और इसमें ये पूछा जाता है किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में जो है ये संयुक्त मतलब युक्त जो है सिक्का चलवाया था अकबर। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में प्रचलित तांबे का सिक्का का नाम क्या था? मुगल कालीन तांबे का सिक्का का नाम क्या था? उसे दाम के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में जो तांबा का सिक्का होता था उसे दाम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, अंकित जी सीधा कर दीजिए हल्का, ठीक है। चलिए, मुगल प्रशासन के अंतर्गत जो है जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले, सुन लीजिए, मुगल प्रशासन के अंतर्गत जो है जिले को किस नाम से जाना जाता? सरकार के नाम से जाना जाता, सरकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा द्वारा जो है स्थापित किया गया था। माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। जो दिल्ली का वह शिक्षा का केंद्र था जिसको जो है मदरसा ए बेगम कहा जाता था पहले, और ये जो है मदरसा ए बेगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ठीक है, माहम अनगा द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन भारत में जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था? तो आप जानते हैं भू राजस्व कर जो होता था ये मुगल काल में जो है यानी आय का, इनकम का जो कर होता था, यानी इनकम का प्रमुख स्रोत जो था वो राजस्व कर होता था, यानी भू राजस्व होता था। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री को जो है मुगल सेनाओं में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा, मनुची का नाम सभी लोग सुने होंगे, और इनका पूरा नाम था निकोलाओ मनुची। निकोलाओ मनुची को जो है मुगल काल में, यानी ये विदेशी यात्री था और इसे मुगल काल में चिकित्सक यानी डॉक्टर के रूप में नियुक्ति मिला था, निकोलाओ मनुची। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में जो है सेना के प्रधान को, मतलब प्रधान कौन था, यानी सेना का प्रधान जो है कौन हुआ करता था मुगल काल में? तो मीर बख्शी जो सेना का प्रधान हुआ करता था। अगला क्वेश्चन फिर बनता है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है ये किस पर आधारित थी? देखिए, मनसब हम पूछे अकबर, हाँ ठीक है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है ये मंगोलों को की जो है ये दशमलव पद्धति पे आधारित था। मंगोल की दशमलव पद्धति, बताइए भारत में दशमलव पद्धति का जो उदय कब हुआ था? 1957 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनवर ए सुहेली ये नामक ग्रंथ था, ये किस भारतीय ग्रंथ का जो है अनुवाद था? तो पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र का ही जो है ये फारसी भाषा में अनुवाद जो किया गया था किस नाम से? अनवर ए सुहेली के नाम से। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में प्रचलित जो है राजभाषा जो है ये कौन सा भाषा हुआ करता है? फारसी भाषा हुआ करता था। और बाबर के द्वारा जो है तुजुक ए बाबरी लिखा गया था, ये किस भाषा में? ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। और इसे फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, जो औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, कुशल था? तो बीना बजाने में था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत में जो है किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में जो है किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो सुन लीजिएगा, मोहम्मद रजा खां को जो कहा जाता है, मोहम्मद रजा खां को जो है आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है उत्तर भारत में। रजा खां एक ही देता है। ठीक है। मोहम्मद रजा खां को जो है उत्तर भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन ये किसके द्वारा किया गया? ठीक है, अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? नहीं, इसका नाम है हज्जा नामा जो है, और पढ़ने के लिए हजमा नामा कहीं कहीं पे पढ़ा जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ? हम बोले मुगल काल में मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है ये कौन सी है? तो वो हजमनामा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, हमजा नामा देता है,
ह म जा हमजा नामा देता है। तो ऐसे पढ़ने में कभी पढ़ने कर में हजमा नामा पढ़ा जाएगा तो कोई इशू नहीं है, हमें याद करना है। तो जान लेना है कि मुगल काल की सबसे जो इम्पोर्टेंट आकृति क्या था, चित्र कौन था, तो हमजनामा था, हमजानामा। अगला क्वेश्चन, मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के द्वारा हुआ था? किस, सुन लीजिएगा, मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? हुमायूं के द्वारा, हुमायूं के शासन काल में, यानी हुमायूं के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा था? तो एकमात्र मकबरा था जो गुंबद विहीन था वो अकबर का मकबरा था। अगला क्वेश्चन, भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? गलत हो गया, भगवद गीता का फारसी में अनुवाद जो ये टोडरमल के द्वारा किया गया था। ठीक है, भगवद गीता का फारसी में अनुवाद टोडरमल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो तानसेन था, इनका मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया जो है ये किसकी रचना है? ये रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया, देखिए रसिक प्रिया सभी लोग को पता रहता है, ये पॉपुलर मतलब ज्यादा बार दिख गया है क्वेश्चन। और इसके साथ साथ रामचंद्रिका और रसिक प्रिया दोनों एक ही के लेखक केशव दास का ये रचना है। तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में जो है अल्योपनिषद जो है नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसके द्वारा यानी किसने करवाई थी? सही है, अकबर हो जाएगा। संस्कृत भाषा में जो है अल्योनिषद एक नामक उपग्रह है जो छोटा उपनिषद है, सॉरी उपग्रह बोला गया, उपनिषद है एक छोटा उपनिषद जिसकी रचना किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा अल्योनिषद जो है ये किस शासक के द्वारा इसकी रचना करवाई गई थी? तो अकबर के द्वारा। किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में था। अगला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके शासन काल में हुई थी? गलत हो गया, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि संगीत से संबंधित पुस्तक की रचना किस शासक के शासन काल में, तो सीधा सीधा औरंगजेब आ जाता है, सभी लोग को पता था। लेकिन सिर्फ भाषा लगा दिया कि फारसी भाषा में, तो सभी लोग कंफ्यूज कर गए। तो ये जान लीजिए, आप जान रहे हैं कि मुगल काल का दरबारी भाषा जो फारसी ही था, तो कभी भी रचना होगा तो फारसी भाषा में ही होगा। और वो सब सर्वाधिक किसके काल में हुआ था? औरंगजेब के काल में। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, सर्वाधिक जो है संगीत की पुस्तक की रचना किसके काल में? औरंगजेब। और किस भाषा में? फारसी में। अगला क्वेश्चन, बलबन द्वारा प्रारंभ सिजदा तथा प्याबोस प्रथा को जो है ये समाप्त किस शासक के द्वारा किया गया था? उस दिन बताया भी थे, शाहजहां के द्वारा किया गया था। और इसके जगह पे कौन सी प्रथा शुरू की गई थी? चहार तस्लीम प्रथा को शुरुआत किया गया था। ठीक है, चहार तस्लीम होगा। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद या दौलताबाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। ठीक है, अब आते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल में। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल काल में जो आता है औरंगजेब का पुत्र जो होता है बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, जिसका बचपन का नाम मुअज्जम। और औरंगजेब की मृत्यु सभी लोग को पता था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसके बाद इसका पुत्र बनता है मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठता है, जो 7 से लेके 12 तक 5 साल मात्र रहता है। तो अब देखते हैं, शाहे बेखबर के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को ही शाहे बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि लंपट मूर्ख के उपनाम से किसे जाना जाता है? जहादर शाह को जाना जाता है। और रंगीला बादशाह के रूप में मोहम्मद शाह को। और एक घृणित कायर के रूप में फर्रुखसियर। ये 4-5 लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घृणित कायर के रूप में फर्रुखसियर, शाहे बेखबर के रूप में बहादुर शाह, और रंगीला बादशाह के रूप में मोहम्मद शाह। और ये मोहम्मद शाह वही है जो 1739 में जिसके काल में किसका? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और मोहम्मद शाह वही है जो कि किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा जो है निर्माण किया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक यही था। ठीक है, और जिसे लूट के कौन ले गया था? नादिर शाह ही ले गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, घृणित कायर के रूप में अभी जस्ट बताए फर्रुखसियर हो जाएगा। लंपट मूर्ख जहादर शाह। ठीक है, अगला मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था?
मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर। ठीक है, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन हुआ था? अभी जस्ट बताया मोहम्मद शाह ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को जो है बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा जो है किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुखसियार किया था। ठीक है, फर्रुखसियार किया था जो, हाँ, 1717 में किया था। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? तो सभी लोग को पता है जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में ही स्थित है अटाला मस्जिद। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जो है अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद की जो है स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलीज खां हो जाएगा। ठीक है, उसी का उपनाम था चिनकिली। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलीज खां हो जाएंगे और बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। और अवध का सादत खां ना, अवध का सादत खां अवध का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहमानी राज्य की स्थापना जो है कब किया हुआ था? तो 1347 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा किया गया था, यानी हसन गंगू भी बोलेंगे तो कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को जो है बाब उल मक्का के नाम से जाना जाता है? तो सूरत बंदरगाह को जो है बाब उल मक्का के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ही तो बाबुल मक्का यानी बाबुल का मक्का कहीं कहीं पे लिखा हुआ देखे होंगे, किस बंदरगाह का उपनाम है? बाबुल का मक्का, तो सूरत बंदरगाह होगा। ठीक है, उसी को कहा जाता था बाबुल मक्का। अगला, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? पहला नंबर ये जान लीजिए, हितोपदेश का लेखक कौन होंगे? नारायण पंडित, सभी लोग को पता है। लेकिन हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा। ताजुल माली के द्वारा किया गया था। ताजुल माली के द्वारा जो है ताजुल माली। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम शासकों में से जो है किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? किस शासक को जो है उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारा करता था? ठीक है, इब्राहिम शाह द्वितीय को जो है, इब्राहिम शाह द्वितीय को जो है उस शासक जो यानी ये जगत गुरु कहकर जो है इनके प्रजा इन्हें पुकारते थे। अगला क्वेश्चन, बंदा बहादुर को जो है फांसी की सजा कब दिया गया था? 1716। हितोपदेश के लेखक ताजुल माली, फारसी में अनुवादक ताजुल माली होगा और लेखक की बात करेंगे नारायण पंडित हो जाएगा। अभी बोले बंदा बहादुर को फांसी 1716 में दिया गया था, 1716 में, और किसके द्वारा? तो फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, इतिहास में राजा बनाने वाला यानी नृप निर्माता के उपनाम से सैयद बंधु को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था करनाल का युद्ध। ठीक है, ये करनाल का युद्ध है। और कर्नाटक का युद्ध, चौसा कर्नाटक जा रहे हैं, वो 1540 है। ठीक है ना, चौसा 39, कर्नाटक 40। ठीक है, करनाल का 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। और नादिर शाह का आक्रमण भारत पे 1739 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम समय तक मुगल शासक के रूप में कौन सा शासक रहा था? सब गलत हो गया, सबसे कम समय तक। आप जानते होंगे नहीं, आराम शाह किसमें था? मुगल शासन में था। मन को थोड़ा सा अस्थिर करिए। आप जानते हैं नृप निर्माता के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है और इन्हीं के द्वारा जो बनाया गया था, दोनों भाई था, रफी उद्दौरा, रफी उद्दरजात। ठीक है, तो इस दोनों में से जो रफी उद्दरजात जो था, ये सबसे कम समय तक मुगल गद्दी पे बैठा था। ठीक है, रफी उद्दरजात। अगला क्वेश्चन बताएगा, ये इसमें यही मुगल काल में यहीं तक रहने, इसके आगे जो है कल हो जाएगा। अब इंडियन पॉलिटी में था 2 टॉपिक, एक प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो, और दूसरा जो है विदेशी स्रोत यानी संविधान में जो कहाँ से क्या लिया गया है उसके बारे में। तो प्रस्तावना के बारे में बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था? तो सभी लोग को पता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये प्रस्तुत था। और इसे कब प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और इसे स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई। 22 जनवरी 1947 को, यानी दिसंबर के बाद जनवरी ही होगा ना। ठीक है, और जनवरी में जो है स्वीकृति मिल गया। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में शामिल किया गया था? तो अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम शामिल किया गया था। और भारत में जो संविधान का ये प्रस्तावना का विचार लिया गया किस देश से? अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा जो है किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। आगे ये सब भी क्वेश्चन होगा बट रिवीजन। अगला क्वेश्चन, किस संविधान विशेषज्ञ ने जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो N.A. पालकीवाला, कहीं इसको नानी पालकीवाला भी कहा जाता है इन्हीं को। ठीक है,
N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और आपको जनरली किसी न सेट में देखने को मिलेगा, न ही आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन जिनका सही होता है वही मेरिट तक पहुंचते हैं, ये समझ लीजिएगा बात को। जिनका भी सही होता है, देखिए क्योंकि तुक्का से भी सही होता है, ठीक है, इसलिए उन्हीं वही मेरिट तक पहुंचते हैं। तो इसका सुन लीजिएगा, हम क्या बोले, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो सार्वभौमिकता कहलाता है। हाँ, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक जो इंग्लिश में यूनिवर्सल कहा जाता है, तो वही तो ट्रूथ, तथ्य यानी एक तथ्य होता है। तो सभी व्यक्ति जो है ये पूर्णता कहा गया है, समान रूप से मानव है, ये कथन जो है ये क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत ये किसमें निहित है? तो ये भारत के लोगों में निहित है ना। ये देखिए भाषा आधार पे क्वेश्चन है, बट पढ़े हुए सभी लोग रहते हैं। हम भारत के लोग से शुरुआत करते हैं, प्रस्तावना करते हैं ना, ये किसमें निहित होता है? भारत की जनता में निहित होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की कुंजी किसे माना जाता है? तो प्रस्तावना को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देश्य को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो उद्देश्य को तो प्रस्तावना ही प्रतिबिंबित करता है, यानी फोकस करता है उस चीज पे। अगला क्वेश्चन, किसने जो है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी? किस व्यक्ति के द्वारा जो है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दिया गया है? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है पवित्र दस्तावेज। अगला क्वेश्चन, भारत में समाजवाद का कौन सा रूप जो है अपनाया गया है? तो भारत में, सुन लीजिएगा, भारत में समाजवाद का कौन सा रूप अपनाया गया है? तो सभी लोग को पता है, लोकतांत्रिक समाजवाद। ये प्रस्तावना से ही क्वेश्चन बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को भाषा के फॉर्मेट में लाने में भारत में समाजवाद का कौन सा रूप अपनाया गया है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से जो है एक आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है, ये कहाँ से किया गया है? पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उपबंध कहाँ किया गया है? तो ये प्रस्तावना में किया गया है, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। ध्यान से समझिएगा, भाषा आधार पे है, और आप जानते हैं प्रस्तावना तो 10 लाइन का होता ही है, और उसी से इतना क्वेश्चन बन रहा है, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा वैसा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अभी बोले भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक जो है आर्थिक न्याय का उपबंध जो है ये कहाँ किया गया है? तो आर्थिक और समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो मिलता है ये प्रस्तावना में मिलता है। एक तो प्रस्तावना में मिलता है, और दूसरा अभी बोले आर्थिक न्याय की बात करते हैं, अनुच्छेद 39 के क के अकॉर्डिंग है ना, सभी को निःशुल्क न्याय जो है। तो आपको पूछा गया कि कहाँ कहाँ इसकी वर्णन मिलता है? एक तो प्रस्तावना में, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पढ़ा हुआ सभी लोग का रहता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कुल कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था भी जस्ट बताए हैं? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय के बारे में जानकारी मिलती है। पीछे समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है, ये कहाँ में वर्णित है? तो ये भी प्रस्तावना में ही वर्णित है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताया गया है, ये प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? क्वेश्चन बढ़िया से सुनिएगा, किसने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? यानी जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक वो अस्थायी नहीं बन सकता है, और ये कथन B.R. अम्बेडकर का है, B.R. अम्बेडकर जी का है। अगला क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये आदर्श जो है ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण किया गया था, और फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही था समानता और बंधुता, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये आदर्श फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही था, और वहीं से ग्रहण किया गया है, जो प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है। और फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था? 1789 हुआ था, और रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन होता होगा शुरुआत में, अब नहीं हो रहा होगा बहुत लोग को, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जरूर हुआ होगा 1917 और 1789। तो रूसी क्रांति 1917 और फ्रांसीसी 1789। अगला क्वेश्चन की बात करें,
संविधान में जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? देखिए जो क्वेश्चन अभी बात कर रहे थे 1917 और 1789, तो हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्शवाद जो है ये फ्रांसीसी क्रांति का था 1789 वाला। और ये अभी जो 3 प्रकार का न्याय देख रहे हैं, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो देख रहे हैं, ये रूसी क्रांति से लिया गया है, जो कब हुआ था? 1917 में। ये ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था किस देश से? रूस से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारी बाद जो इनका अंग नहीं है यानी भाग नहीं है, ये कब आया था? 1960 में। अगला क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उस दिन भी अनुच्छेद वाला टॉपिक में बताए थे, 326 अनुच्छेद 326 के तहत कहा गया है वयस्क मताधिकार का अधिकार सभी लोग को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा यह संविधान की आत्मा है? हम सब भीमराव अंबेडकर किसको कहे थे आत्मा है संविधान की? अनुच्छेद 32 को कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी हम क्वेश्चन क्या पूछे, बढ़िया सुनिए, हम बताए हुए हैं कई बार, आपसे बोले हैं कि किस सदस्य के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसके साथ साथ संविधान का यह आत्मा भी है। ये ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया था, पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया था कि संविधान का प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग भी है और यह संविधान का आत्मा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की गणतंत्रीय व्यवस्था में जो है ये किस देश के शासन व्यवस्था से आधारित है? गणतंत्रीय व्यवस्था ये सभी लोग को पता होगा, फ्रांस की व्यवस्था से। गणतंत्रात्मक की सुविधा जो ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है ना। तो भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये किस देश के संबंध? तो फ्रांस से। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के? कनाडा के संविधान से। और कनाडा से आप जानते हैं संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अभी जो क्वेश्चन लिखने में पड़ जाते हैं ना, थोड़ा सा पिछड़ जाइएगा, पता चलेगा आगे 4-5 क्वेश्चन हो जाती है तब तक एक क्वेश्चन के पीछे ही रह जाते हैं। तो ऐसा करिए, अभी सुन लीजिए ध्यान से, बारीकी से, और घर पे जाके वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिएगा। लिखने की जरूरत भी नहीं, सारा चीज लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा SMC समस्तीपुर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या बैच क्लब वाले ग्रुप सब में भी डाल दिया जाता है। अब 6 पेज का पर डे आपको सेट मिलती है, ठीक है। और 6 पेज के अलावा 15 पेज 10 पेज का इसका अगर जीरोक्स देंगे तो ये मोटा करके इतना करके चौक के रख लीजिएगा, किन्हीं को कभी कवर नहीं होने वाला है। और अगर डे बाय डे करके, सुन लीजिए, अगर डे बाय डे करके जैसे अगर देना चाहेंगे तो एक ही बार में इंडियन पॉलिटी पूरा मिल जाएगा, सब कुछ का नोट्स मिल जाएगा, बट फायदा नहीं होगा वो। अब बस वही होता ही है, आप लेके जाइएगा। जैसे एक बार नया चीज़ है, शुरुआत में देखिएगा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है। आप किसी नया, बताते हैं ना, किसी नया टीचर का नोट्स देखिएगा मार्केट में, किसी दूसरे दोस्त के पास देख लीजिए, मन में सीधे चलता है काश मेरे पास भी रहता तो एक दिन में पढ़ के खत्म कर देते। ले भी लेते हैं, जाके जीरोक्स भी करवा के निकलवा लेते हैं, PDF हो चाहे जैसे करके हो, बट कितना पढ़ते वो मुझे पता है, सबको पता है, हम भी वैसा ही करते थे, ठीक है। बोल रहे हैं ना कि इंडिया के, जान लीजिए, GK GS का टीचर हो चाहे मैथ्स का हो, ऐसा एक भी टीचर नहीं है जिस टीचर का हम नोट्स स्टडी नहीं किए होंगे, चाहे आर्ट्स सेक्शन का हो चाहे मैथ्स का हो। मैथ्स की भी बात करते हैं, हर एक टीचर का या यूट्यूब का जितना भी छानना होगा ना, जितना भी नॉलेज है, कहीं जाके पढ़ के नहीं है, वो सारा यूट्यूब से ही है, आप समझ सकते हैं। आप यूज उस चीज़ का करेंगे तब ना। होता क्या, स्टार्टिंग में मन लगता है, लेकिन यही होता है कि सीधा टारगेट यही रहता था, एक नोट से जैसे एक टॉपिक लेना है, हम इंडियन पॉलिटी ही देखें, किसी टीचर का बढ़िया लग गया, माना कि गए सीधा निकलवा के लाए और एक दिन में उसको ख़त्म कर दीजिए, तो ठीक है। नहीं कीजिएगा तो फिर धीरे धीरे वो अस्थिर पड़ा हुआ रह जाएगा, फिर दूसरा बर्डन बढ़ते जाएगा, कुछ नहीं पड़िएगा। तो डे बाय डे करके मिलता है, कोशिश करिए, एक बार यहाँ सुन ही लेते हैं, दूसरी बार PDF आपको मिलता है तो एक बार उसको रीड कर लीजिए, तीसरी बार एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, कहानी पूरा खत्म हो जाएगा जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं। और ये सबसे बेस्ट जरिया है, आप टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, कभी फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब बाकी प्रैक्टिस के लिए सेट प्रैक्टिस कर ही रहे हैं,
ठीक है। अभी थोड़ा क्वेश्चन उधर उधर उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा, अगले महीना से देख लीजिए, हम कोशिश में लगे हुए हैं क्वेश्चन सेट करने के लिए, और इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिस तरह से एग्जाम में मिलता है। नंबर सब ठीक है, बहुत अच्छा। हम जानते हैं, ये मन में रहता है कि क्वेश्चन किन्हीं का भी रहे, क्वेश्चन के जब नंबर अच्छा आता है तो लगता है कि नहीं क्वेश्चन ठीक था, ठीक है, चाहे वन लाइनर ही सारा काहे न रहे, कोई बात नहीं, अभी समय है सीखने का, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, आराम पेशेंस के साथ सीखिए, धीरे धीरे करके समझ लीजिए मैच्योरिटी आ जाएगी, नौकरी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि डरोगे, कुछ ना कुछ जरूर बन जाइएगा, बात कम। अगला क्वेश्चन अब सुनिएगा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से है? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी पहले बताए थे संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 108 के कौन बुलाता है, राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 118 के 4 के अकॉर्डिंग। मतलब देखिए इसी में लगता है कि बहुत लोग को थोड़ा ज्यादा स्पीड हो गया, लेकिन कितना बार बोले होंगे, उसी से रिलेटेड है। अब इस चीज को एक लय में कर लीजिएगा ना, और ये राष्ट्रपति संयुक्त बैठक से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। किस देश से लिया गया है संयुक्त बैठक? तो ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है साहित्य, कला या फिर विज्ञान या समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो है यानी प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन जो करने का है, ये किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में जैसे 12 सदस्यों को मनोनयन करते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये जो है मनोनीत करते हैं किस देश के संविधान से है? आयरलैंड के संविधान से है। और अभी जस्ट बताए थे राज्यपाल का निर्वाचन किस देश के संविधान से? कनाडा ना, थोड़ा फिर आगे एक साथ मिल जाएगा, सब आगे है एक बॉक्स में बना हुआ। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनर्विलोकन जो है अमेरिका के संविधान से है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था थोड़ा देर पहले भी बताए थे, कनाडा के संविधान से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित शब्दावली, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं अनुच्छेद वाले टॉपिक में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित शब्दावली जो है ये किस देश के संविधान का प्रभाव है? जापान का प्रभाव है। उस दिन बताया था अनुच्छेद जो है जापान से ही प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? संचार मंत्री रफी अहमद किदवई हो जाएगा, रफी अहमद किदवई हो जाएंगे संचार मंत्री। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे प्रथम, हाँ, खाद्य एवं कृषि मंत्री, दोनों में थे ये। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम खनन एवं ऊर्जा मंत्री? गलत हो गया, वो बात देखिए, सुन लीजिए, हम बोले स्वतंत्र भारत के प्रथम खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे, ये बी.एन. गॉडगिल थे। अगला क्वेश्चन, भारत के, हाँ, खनन मंत्री, खनन एवं ऊर्जा मंत्री बी.एन. गॉडगिल, ये स्वतंत्र भारत वाला है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सभी लोग को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम, और स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, और सबसे लंबा कार्यकाल तक मंत्री जगजीवन राम रहे थे, 32 साल तक रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब जो है वह संविधान का विदेशी स्रोत से रिलेटेड जो है एक साथ सबको करवा देते हैं। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका का स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग, राष्ट्रपति और उस पर जो महाभियोग होता है, और इसके साथ साथ जो है उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, और वित्तीय आपात, ये सभी अमेरिका के संविधान से, यानी एक जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। क्या अमेरिका से क्या क्या बताए? मौलिक अधिकार पहला, दूसरा वित्तीय आपात को ले लीजिए, न्यायिक पुनर्विलोकन ले लीजिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ले लीजिए, उपराष्ट्रपति का पद ले लीजिए, और राष्ट्रपति और उस पर जो महाभियोग लगता है ये भी अमेरिका हो जाएगा, और इसके साथ साथ उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि जो है ये सभी अमेरिका के संविधान से। अब राष्ट्रपति वाला में कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति का औपचारिक पद जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का औपचारिक पद कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ नहीं किया गया, इसलिए ना कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता ही नहीं है, फिर ब्रिटेन से लिया कैसे जाएगा? स्टार्टिंग में जिसमें पढ़ेंगे ना, ठीक है, मेरे मन में भी यही चीज आता है, ब्रिटेन में राष्ट्रपति तो होता नहीं, फिर वहां से लेगा कैसे? तो इसीलिए कहा गया ब्रिटेन यानी राष्ट्रपति का औपचारिक पद जो है ब्रिटेन के संविधान से, और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी संसद से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी का सभी ब्रिटेन से है। अगला क्वेश्चन, विधि का शासन एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी
देख रहे हैं हम, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान और विधि का शासन तो ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन ही होगा। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल प्रणाली जो है ब्रिटेन, यानी मंत्रिमंडल भी है, ये संसद से रिलेटेड ही है। कानून निर्माण भी करते हैं, ये भी संसद में ही, तो संसद से रिलेटेड है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार। ब्रिटेन ये आपको एक अनुच्छेद ही बताए थे, संसद सदस्यों को विशेष अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 105 के तहत है, और संसद सदस्य के वेतन भत्ता का चर्चा अनुच्छेद 106 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में है, संसदीय विशेषाधिकार के साथ साथ एकल नागरिकता का प्रावधान, ये सब ब्रिटेन से है। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा, और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, व्यापार और व्यापार वाणिज्य की जो है समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही है। आगे देखिएगा, अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली यानी पद्धति। आयरलैंड से जो कि कैसा प्रणाली होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति पे आधारित राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचक मंडल तो वही तो बोल रहे हैं ना कि आयरलैंड के संविधान वही चीज ना है, निर्वाचन कराने की प्रणाली है ना, निर्वाचक मंडल नहीं बोल रहे हैं हम। वो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है कि निर्वाचक मंडल यानी निर्वाचन की, हाँ निर्वाचक उसमें कौन कौन शामिल होता है, ये अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग, और प्रक्रिया की बात करते हैं तो अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आपको प्रक्रिया बता ही दिया गया कि हाँ कैसे कैसे करते हैं वो तो पता ही है। अगला क्वेश्चन की बात करें, आप आगे घबराइए नहीं, एक एक टॉपिक को लेके अगला टॉपिक हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा ऐसा करके ले जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है, तो एक दिन करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों को एक दिन में समझ देंगे। उसमें मतलब उससे रिलेटेड जो भी जितना भी फैक्ट बनता है सबको, तो पैसेंस रखिएगा, सब कुछ बारीकी से पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं कि मिसलेनियस मतलब ऐसे करके जो ये दिक्कत हो रहा है, ऐसा घबराना नहीं है किन्हीं को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति अभी जस्ट बताए ही आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन बनता है, आपातकाल के दौरान जो है यानी परिवर्तन के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो जो वही ना है जर्मनी के वाइमर संविधान जो बोलते हैं, तो हाँ जर्मनी का वाइमर संविधान से ही आपातकाल के परिवर्तन के दौरान जो है मूल अधिकारों का निलंबन जो है यानी स्थगन जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, 358 देख लीजिए। एक इसमें दो अनुच्छेद बनता है, एक अनुच्छेद 19 जो है एक किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग खत्म हो जाता है, तो 358 के तहत 19 खत्म हो जाता है, और 20-21 नहीं खत्म होता है 359 के अकॉर्डिंग। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, कम नहीं बहुत ज्यादा होता है, तो हमें याद कैसे करना है, क्या नहीं ध्यान में है, देखना पड़ेगा। ठीक है, वो देखिए वो आपातकाल से संबंधित है, यानी 352 से लेकर 360 तक तो आपातकाल से ही संबंधित है। देखिए इसमें ध्यान 358 और 359 इंपोर्टेंट बनता है। 360 तो सभी लोग को पता ही है, वित्तीय आपात। ठीक है, 358 के तहत जो है ना 19 वाला जो है वो नहीं रहेगा। मेरी बात को समझिएगा, 18 जहाँ पे 8 आया है, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 8 के सीधा इकाई अंक को हम लेके चलते, 8 के बाद 9 आएगा, यानी अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग जो है 19 वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 59 वाला जब आएंगे तो 59 के बाद सीधा सीधा समझ लीजिए, तो 9 के बाद 0 आता है, यानी 20-21 19 तो खत्म है इधर, तो 20-21 जो है वो खत्म नहीं होगा, वो 359 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप कर लीजिएगा, और बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है रूस के संविधान से लिया गया है, और इससे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, और इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और इसके साथ साथ संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अभी जस्ट बताए थे संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से, तो कनाडा। इसी में कंफ्यूजन, संघात्मक व्यवस्था बोले तो कनाडा सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन इसी में लग जाता है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से, तो लगता है कि जो फ्रांस हो जाएगा, या कंफ्यूजन मन में क्रिएट होता है, तो ध्यान रखना संघात्मक या संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अवशिष्ट शक्ति जो केंद्र के पास होती है
अवशिष्ट सूची का जो भी विषय होता है वो केंद्र के पास होती है। किस देश के संविधान से? कनाडा के संविधान। जैसे कि परमाणु परीक्षण वगैरह जो होता है ये सब अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। साइबर क्राइम ये सब अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। और ये किसके पास शक्ति होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। और किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान। हो सकता है आपके क्वेश्चन में ये आ जाए कि ये जो है कि परमाणु परीक्षण हो चाहे साइबर क्राइम हो, ये सब जो अपराध होता है ये या परमाणु परीक्षण या कुछ भी हो रहा है तो ये सब किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत, संघ सूची नहीं, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। और ये इस शक्ति किसके पास होगी? सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगी। ध्यान रखिएगा ये सब। अब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर एग्जाम निकलेगा। रटा रटा फैक्ट पे वाला खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सभी लोग उसी चीज को पढ़ रहे हैं और सभी लोग रट रहे हैं। तो कुछ ना कुछ भाषा चेंज होगा, वहीं पे लोग गड़बड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल का नियुक्ति का जो होता है प्रक्रिया जो है, ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। ये अब लगता है कि जो है राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से। राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, आयरलैंड के संविधान से है। ठीक है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति जो प्रणाली है ये भी आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन की बात करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से हो जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद की व्यवस्था जापान ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस से। और इसके साथ साथ प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श जो है फ्रांस से। ये जान लीजिए जितना भी क्वेश्चन अभी तक के डेली बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन दिख ही जाता होगा संविधान का विदेशी स्रोत में, जितना भी क्वेश्चन बनता है लगभग क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। क्या हुआ? मतलब हम बोल रहे हैं ना कि वो एग्जाम में ये सब ऐसा टॉपिक है जो पूछा ही जाएगा। अनुच्छेद से बच के जाइएगा, 2-3 अनुच्छेद रहेगा ही। ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन हम क्या करें, पहले साइंस और करंट बोल लेते हैं, इसके बाद फिर मिसलेनियस। ठीक है। काहे परेशान हो रहे हैं हम एक एक चीज। अच्छा मिसलेनियस हम क्या बता रहे हैं, मन उबे नहीं, टॉपिक से समझिएगा मेरी बात को। मिसलेनियस क्वेश्चन जो दे रहे हैं ये काहे दे रहे हैं कि मन उबे नहीं एक ही टॉपिक से, कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस का भी करते हैं। ठीक है। अब क्या बचा इसमें? ठीक है। तो इसीलिए पैसेंस रखिए, सब कुछ होगा। ये जान लीजिए जितना समय है आप लोग के पास एग्जाम का, ये जरूर याद रखिएगा। प्री एग्जाम में नहीं, आप ये मत समझिएगा कि प्री का तैयारी हो रहा है, ये मेंस का तैयारी हो रहा है। प्री कुछ नहीं होता है। आप प्री के साथ साथ जिनका तैयारी हो जाता है ना, उन्हीं का मेंसो निकलता है। यदि किन्हीं के गलती से या तुक्का में प्री निकल जाएगा तो मेंस में वो पीछड़ ही जाते हैं, जो हकीकत बात है। तो इसलिए यही तैयारी आपको मेंस में भी काम आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा हाँ, और सेम सिलेबस के साथ हम चल रहे हैं। 20 मैथ रीजनिंग बताया तो मैथ रीजनिंग कुछ नहीं है, आगे वाला जो भी सेट आएगा उसमें 8 से 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का प्री से ही रहेगा। अब पिछली बार प्री में भी 8 क्वेश्चन था जिसमें रीजनिंग भी डाल दिया गया था। इसलिए क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा कुछ भी किया जा सकता है, आपको आना सब कुछ चाहिए। ठीक है। तो साइंस में 20 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सुनिएगा। पानी का अधिकतम घनत्व जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसका घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है कौन होती है? उसे महाधमनी कहा जाता है। महाधमनी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के जो किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो ये थायराइड नहीं, आयोडीन की कमी से रोग होती है, वो घेगा रोग होता है। और इससे प्रभावित अंग जो होता है वो थायराइड ग्रंथि होता है। और जो है आयोडीन संचित जो रहता है वो थायराइड ग्रंथि में होता है। ये ध्यान रखिएगा, इससे 3-4 क्वेश्चन बन गया। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेघा रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, समतल दर्पण की नाभिक जो है ये कितनी होती है? अनंत, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो वो आयाम पर निर्भर करता है। नहीं करने वाला में आ जाएगा तो आवृत्ति होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग जो है ये किस में किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का। और ये क्रायोजेनिक ताप जो होता है ये कितना से कम का ताप को कहा जाता है? -150 डिग्री यानी -150 डिग्री सेल्सियस से कम के ताप को जो है क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? हाँ, गैस्ट्रिन एंजाइम जो है, गैस्ट्रिन एंजाइम जो है ये आमाशय की दीवार से निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? वो सेलुलोज होता है। प्रकृति में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है वो सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, डोलामाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों का अयस्क है। डोलामाइट जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम
दोनों का अयस्क है। अगला क्वेश्चन जो है थर्म यानी गर्म जो है ये किसका यूनिट है? थर्म, तो ऊष्मा का यूनिट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का उपयोग जो है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन जो है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? तो वाटर ग्लास जो है रासायनिक दृष्टि से ये सोडियम सिलिकेट होता है। रासायनिक दृष्टि से जो है वाटर ग्लास क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है। ये सब क्वेश्चन वन लाइनर है, सीधा सीधा पूछा जाएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक दृष्टि से जो है आपको पूछा कि अभी क्या था कि वाटर ग्लास क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु की प्रकृति क्षारीय होता है और अधातु की प्रकृति अम्लीय होता है। अधातु में अ आता है, अ से अम्लीय, अ से अधातु। तो एक याद रखिएगा, अधातु की प्रकृति अम्लीय और धातु का प्रकृति क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें लोहा का निष्कर्षण ये किस धातु से होता है? तो मीटर होता है, 10 का पावर -15 मीटर जो होता है ये नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार। और परमाणु के नाभिक का त्रिज्या का आकार पूछा जाता है तो 10 का पावर -10। इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होता है। नहीं, मेरी बात को समझिएगा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। सभी लोग को पता रहता है या तो -10 होगा नहीं तो -15 होगा। कंफ्यूजन हम जानते हैं कहाँ पे, ये हर चीज को गलत करके सही किए हुए हैं, इसलिए पता है। तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो आप नाभिक, आप जानते हैं नाभिक बड़ा होगा कि त्रिज्या बड़ा होगा? कभी भी नाभिक ना बड़ा होगा। अब त्रिज्या तो हाफ हो जाएगा ना, उसके वो गोल ये सर्किल आकार का है तो त्रिज्या तो व्यास का आधा हो जाएगा, तो नाभिक तो बड़ा होगा ना। तो बड़ा होगा 15 बड़ा या 10 बड़ा? अरे माइनस में है ना, हम सीधा संख्या में बात करें, माइनस को छोड़ के चलिए ना। इसी के चक्कर में तो गलती होता है, हम जानते, इसी के चक्कर में गलती होता है, बड़ा छोटा के चक्कर में ही। माइनस, आप माइनस को थोड़ा इग्नोर कर, ये जान लीजिए कि दोनों जगह माइनस तो होगा ही, ठीक है। तो 10 और 15 में बड़ा कौन सा होगा? 15 बड़ा होगा। तो नाभिक का आकार जब ही पूछा जाएगा 10⁻⁻15 होगा, जिसे एक फर्मी के रूप में जानते हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए -15 नाभिक का आकार हो जाएगा 10⁻⁻15 और नाभिक के त्रिज्या का आकार जब ये आएगा तो -10 हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे डिस्कस हो गया है तो हमेशा याद रहेगा अब, ठीक है। क्या हुआ? नाभिक में जैसे प आ रहा है तो 15 मार देते हैं। 5 बनाइए नाभिक क्या? आज देखिए उतना लॉजिक नहीं लगाइए, याद हम बता रहे हैं ना, याद करने का 100 तरीका है, आपको जैसे आसानी से याद होकर। बात बंद कीजिए। अगला क्वेश्चन सुनिए, तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? कॉपर पायराइट, ठीक है। कॉपर पायराइट से तांबा का निष्कर्षण होता है। अगला क्वेश्चन, दूध में वसा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हम वसा बात कर रहे हैं, यानी फैट की बात कर रहे हैं, आपसे पानी की शुद्धता थोड़ी ना पूछ रहे हैं आपसे हम। लैक्टोमीटर सभी लोग के मुंह से निकल गया, लेकिन वो उससे क्या मापा जाता है आप ही लोग बताइए। उससे दूध में शुद्धता मापा जाता है कि पानी की मात्रा है कि नहीं है या कितना पानी है, ठीक है। तो हाँ, वसा का ब्यूटायरोमीटर होता है, ब्यूटायरोमीटर होता है जिसके द्वारा जो है दूध में फैट की मात्रा यानी वसा की मात्रा को मापा जाता है, ठीक है। अगर वसा रहता तो फैट मापने के लिए आप देखे होइएगा बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वही लैक्टोमीटर से ही आराम से गिरा के तो उससे सिर्फ और सिर्फ दूध की शुद्धता मापी जाती है। ब्यूटायरोमीटर जो हो जाएगा दूध में वसा मापने का यंत्र। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ एस्पिरिन के द्वारा किया गया था पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार, जो 1824 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित है? तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन नंबर होता है और डीजल की गुणवत्ता जो होता है वो C10 नंबर होता है। ध्यान रखिए, इसमें नहीं लिखा हुआ डीजल वाला, पेट्रोल वाला लिखा हुआ। पेट्रोलियम का क्या हो जाएगा? ऑक्टेन नंबर, और डीजल की गुणवत्ता जो होगा वो C10 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किसके द्वारा किया गया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो हो जाएगा ऑरेस्टेड के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लिटमस पत्र जो है लाइकेन से। अगला क्वेश्चन की बात करें, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाने वाला, तो कोबाल्ट 60 हो जाएगा, C60 होता है, CO कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन, भारी जल की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यूरे तथा वाष्पवर्ण के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1932 में किया गया था। अभी देखिए 20 क्वेश्चन के करीब करीब में होगा साइंस का। ऐसा एक भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सबका सब पूछा जाता है और सभी का उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश कर, हम क्या
बहुत सारा क्वेश्चन जो याद होगा, जो नहीं याद है तो आप कोशिश करिएगा बार बार इस चीज़ को रिवाइज करें। आप बार बार जब तक नहीं कीजिएगा नहीं होने वाला है, ठीक है। और साइंस जान लीजिए एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आप नहीं सही कर पाएंगे, अगर दूसरा गलती से सही कर लिया तो वहाँ पे अगला कहीं वहीं से आप पिछड़ जाइएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है सबको बनाने वाला क्वेश्चन है, सब लोग बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन भाषा आधारित होता है जो कोई नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जो सबको बनाने वाला होता है उसको बनाना बहुत जरूरी है, वो सही भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन सुनिएगा। हाल ही में जो है भारत के साथ किस देश की संसद ने मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है भारत का समझौता हुआ है, संसद के साथ जो मुक्त व्यापार का समझौता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने जो है 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता की है? ये भारत के द्वारा अध्यक्षता किया गया है 2022-23 के लिए, जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता, यानी अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम अब्दुल फतह अल सीसी, अब्दुल फतह अल सीसी को जो है आमंत्रित किया है कब? 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया, यानी एम पॉक्स, ठीक है। मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है, WHO के द्वारा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1948, 7 अप्रैल 1948, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसका मुख्यालय जनेवा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा मौना लोआ ज्वालामुखी ये कहाँ में स्थित है? तो मौना लोआ हवाई द्वीप में पड़ता है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में पड़ता है, ठीक है। और जो कोई बात नहीं, हवाई द्वीप की राजधानी पूछा जाता है, होनोलुलु, यानी हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की यदि बात करें, हाल ही में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या माह होगा? तो 41वां, ठीक है। और कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय जो है, पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? तो गुजरात में बन रहा है पांडुलिपि ग्रंथालय। अगला क्वेश्चन की बात है, हाल ही में किस राज्य में जो है नवंबर 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है, नागालैंड में किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। हम क्वेश्चन क्या बोले हैं कि हाल ही में किस राज्य में नवंबर 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? तो पहली बार नागालैंड में पक्षियों की गिनती की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर जो है विश्व की पहली वैदिक घड़ी आधारशिला रखी गई है? उज्जैन सही आंसर होगा, ठीक है। और उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ध्यान से जान लीजिएगा कि हाल ही में जो है विश्व की पहली वैदिक घड़ी समझिए, वैदिक सभ्यता की बात हो जाती है। और सभ्यता उज्जैन जान रहे एक तरह से सभ्यता के लिए जाना जाता है, जहाँ पे महाकुंभ कुंभ मेला जो लगता है, ठीक है। और कुंभ मेला के लिए जाना जाता है उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के किनारे? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा। तो जान लीजिए वहीं पर जो है वैदिक घड़ी जो है पहली बार लगाया गया है, उज्जैन, ठीक है। वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित? तो आरक्षण से, यानी EWS, ध्यान रखिएगा, सवर्णों को जो है 10% आरक्षण यानी EWS से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में यूपी सरकार ने जो है किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो 2041 तक किया है, ध्यान रखिएगा। 2041 तक यूपी सरकार के द्वारा जो है मथुरा वृंदावन को जो है ये शुद्ध जीरो कार्बन यानी शून्य कार्बन उत्सर्जित करने वाला जो है पर्यटन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है 2041 तक। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में नवंबर 2022 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है? सभी लोग को पता होगा पुष्कर मेला कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान के अजमेर में लगता है, ठीक है। इसलिए ये प्रतिवर्ष होता है, तो राजस्थान अजमेर में होगा।
ये पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान के अजमेर जिला में है। पुष्कर त्योहार पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बात नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कौन सा राज्य सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो केरल बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक शुरू की गई थी? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, तो दक्षिण भारत तो चेन्नई से मैसूर तक, चेन्नई से जो है मैसूर तक दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस। और वंदे भारत एक्सप्रेस का ही नाम क्या था? ट्रेन 18, ट्रेन 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी यानी पीएम मोदी ने जो है कहां से 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा यानी जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है जिसका अनावरण बेंगलुरु में किया है, बेंगलुरु में किया है। और इससे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात हो जाएगा, अहमदाबाद। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में होगा। ठीक है, हाँ, तो हम वही बता रहे, रामानुजन के लिए जो है किया गया है वो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है जो कि तेलंगाना में हैदराबाद पड़ता है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगा ना। और स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण वो राजस्थान में किया है। और अभी जस्ट बोले थे, और स्टैच्यू ऑफ जो है प्रॉस्पेरिटी तो बेंगलोर में किया गया है। प्रॉस्पेरिटी मतलब समझते हैं ना, सुख संपन्न समृद्धि होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि होता है यानी धनवान होता है, धनी। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण बेंगलोर में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 17वां? तो तमिलनाडु का। ये पूछा जाता है कि क्या माँ, तो 17वां, और कावेरी जो है तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में सीता माता की 251 फीट ऊंची मूर्ति जो है बिहार के सीतामढ़ी में जो किया गया है अनावरण, 251 फीट। आवाज करने के चक्कर में रह जाइएगा, कुछ नहीं सुनिएगा, थोड़ा जरूरी है। कितना फीट ये पूछा जा सकता है कि कितने फीट ऊंचा है? 251 फीट ऊंचा जो है किया गया है। अब करंट का था, साइंस करंट सब कुछ हो गया। अब मिसलेनियस समय है ना बचा हुआ, और हो जाएगा 3 पेज। अगला क्वेश्चन बताएगा, नवपाषाण युग का प्रथम उपकरण उत्तर प्रदेश के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? गलत हो गया, टोंस नदी घाटी से। ठीक है, नहीं है, सुन लीजिए। ठीक है, वो ऐसा कोई जरूरत है कि एक के राज्य में नदी बहेगी? हम बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टोंस नदी पर है, टोंस। लेकिन बिहार जलप्रपात है कहाँ? तो राजस्थान में है। ऐसा जो थोड़ी ना गंगा नदी बिहार में है खाली, तो ऐसे मन को थोड़ा। हम अभी क्वेश्चन पूछे थे, नवपाषाण युग का प्रथम उपकरण उत्तर प्रदेश के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो टोंस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब प्राप्त किया गया था? तो 1860 में प्राप्त किया गया था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसने खोजा था? तो लैनमे सूरियर के द्वारा खोजा गया था। लैनमे सूरियर के द्वारा टोंस नदी घाटी में जो है नवपाषाण युग का प्रथम जो है उपकरण का खोज 1860 में लैनमे सूरियर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, मौर्य काल में जिन अभिलेखों में दुर्भिक्ष के अवसर पर दी जाने वाली राजकीय सहायता वर्णित है वो किस अभिलेख में? सहोगौरा अभिलेख में हो जाएगा। सहोगौरा और महास्थान अभिलेख, ये दोनों में जानकारी मिलता है दुर्भिक्ष से संबंधित। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन जो हो जाए, खजुराहो का जो है प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा? तो धंगदेव चंदेल शासक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा आंसर मिलता है, खजुराहो का जो है मंदिर जो है किस शासक के द्वारा? तो चंदेल शासक। और शासक में किसके द्वारा? धंगदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, किस गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया था? गुरु तेग देख रहे हैं कितना कंफ्यूजन, आप सब तो बोल ही लिए, हम कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ तक पहुँच गए। हरगोविंद होगा। ठीक है, सही है, हरगोविंद। सुन लीजिए, हम ऐसे लॉजिक करके याद भी करवाए थे जिसमें सिखों के गुरु वाला एक हाँ चला था कि सिखों के 10 गुरु के बारे में। तो पहला सबसे लेके इसमें बताए थे कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या किसके द्वारा?
देख रहे हैं कितना कंफ्यूजन आता है। जहांगीर के द्वारा जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया गया था। इसके बाद जो क्या हुआ सुन लीजिए ना शांति से। इसके बाद क्या किया गया, सिखों के अगला गुरु जो बने छठा गुरु हरगोविंद, उन्हें बहुत डर हो गया कि हम ऐसे यदि ऐसा व्यवस्था कर ले कि जो मुझ तक नहीं पहुंच पाए, तो दरबार में नगारा बजाने की परंपरा को शुरुआत करने वाला छठा गुरु ही थे। अकाल तख्त का निर्माण करने वाला भी छठा गुरु हरगोविंद ही थे। अकाल तख्त मतलब ऐसा सिंहासन जो ईश्वर का सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इतना ऊंचा रहेगा जिस तक हम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद सैनिक संप्रदाय की व्यवस्था भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया कि ताकि जो सैनिक इतना रहे कि ताकि जो है कोई ताकि मार ना सके, यानी मुगल शासन से मुगलों से बहुत ज़्यादा डर हुआ करता था। और ऐसा देखने को मिला फिर आगे चल के भी हो, इसके बावजूद भी हो, सिखों के 9वें गुरु को औरंगजेब के द्वारा अंत में फिर हत्या कर ही दिया गया। वो 9वें गुरु तेग बहादुर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अकाल तख्त की बात हो, चाहे दरबार में नगारा की बात हो, चाहे फिर सैनिक संप्रदाय की सैनिक व्यवस्था की बात हो, ये सब किनका हो जाएगा, हरगोविंद हो जाएगा। जो कि इसमें कन्फ्यूजन अब होता क्या है, छठा तो सब लोग को पता चल गया, अब कन्फ्यूजन होता है अर्जुन देव के बाद छठा हरगोविंद होगा कि हर्राय होगा कि हरकिशन होगा। तो एक लय में याद रखिएगा, हरगोविंद, हर्राय, हरकिशन, ठीक है। गुरु तेग बहादुर और गुरु अंतिम गोविंद सिंह, ठीक है। देखिए एक बार 10 गुरु का नाम हम बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला गुरु की बात आप लोग बोलते जाइएगा। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास। अब देख रहे हैं ना, अब तीसरा चौथा में कंफ्यूजन हो गया आप लोग को। तो ये कंफ्यूजन कभी क्लियर नहीं होने वाला है। सुन लीजिए ना, बताते हैं ऐसे सीधा सीधा। देखिए अब सुन लीजिए, अब बहुत देख लिया आप लोग का। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा की बात करें अमरदास, फिर रामदास, ठीक है। तीसरा अमरदास, चौथा की बात करें रामदास, और पांचवा की अर्जुन देव बताए ही, छठा हरगोविंद, और सातवां की बात करें हर्राय, और आठवां की बात करें हरकिशन, और नौवां की बात करें तेग बहादुर, और 10वां की बात करें गुरु गोविंद सिंह। तो अभी आसानी से लग रहा होगा, साथ में बोले हैं सभी लोग को लग रहा होगा कि याद हो गया। बाद में कोशिश करिएगा शाम में जाके कि एक बार अपने मन से बोल के देखें, और इससे भी नहीं होगा, हम बताते तरीका बताते, सिर्फ ऐसा करिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इसका क्रम में पूछ दिया जाता है कि कौन क्या बात है, उसको मैचिंग टेस्ट में दे देता है कि इनके कालानुक्रम इसे व्यवस्थित करें, ठीक है। उस जगह फंस जाइएगा। तो पहले एक बार करिए, मन में बोल के देखिएगा आता है कि नहीं, फिर लिखिएगा, सभी को क्रम से लिखिएगा। जो नहीं याद आए वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, फिर एक बार बुक देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ छूटा है। कोशिश करिए 1-2-3 दिन कंटिन्यू कर लीजिएगा ना, परमानेंट याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो है किस बाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र, और फांसी की सजा सुनाने वाला व्यक्ति का नाम जेसी हिल्टन, ठीक है। जेसी हिल्टन के द्वारा भी फांसी की सजा सुनाया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, कोई बात नहीं, देखिए एक ही चीज को बार बार नहीं बोलना चाहते, कुछ थोड़ा दिन अंतर भी होना चाहिए। और ये इतना बार कर दिया है ना कांग्रेस, चाहे वायसराय, गवर्नर जनरल, की जो लोग कंटिन्यू अगर सिर्फ कॉन्शस होकर सुनते होंगे ना, उन्हें लगता होगा कि याद हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अध्यक्षता किए कितनी बार? 3 बार, 86, 93, 6। सीधा ध्यान रखना है, 1886, 1893 और 1906, 86, 93, 6, ये 3 बार इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया। और कोलकाता, लाहौर, कोलकाता, यानी पहला कोलकाता में 86 वाला दूसरा अधिवेशन था, तीसरा की बात करें दूसरा लाहौर, और तीसरा फिर कलकत्ता। अभी इसमें क्वेश्चन बनता है दादा भाई नौरोजी के बारे में कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे पारसी अध्यक्ष। और बताइएगा किनके अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था का कांग्रेस में विलय हुआ था? फंस गए हम तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ना। आप जान रहे हैं कि इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कब हुआ था? 86 में। तो किनके अध्यक्षता में होगा? दादा भाई नौरोजी। ये देखिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आपको इस तरह से क्वेश्चन बना के मिलेगा, तभी आप इस चीज को जान रहे हैं। और क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, तो हमेशा उस चीज को ऐसा नहीं कि पॉइंट बाय पॉइंट वैसे ही रटे, आप चीजों को समझने का भी कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो अंबिका चरण मजमूदार, यानी शॉर्ट में बोलेंगे एसी मजमूदार, ठीक है। एसी आप समझ रहे हैं कुछ की नहीं? पीछे गर्दन हिला रहे हैं,
हिल रहे हैं काहे? अभी कौन सा क्वेश्चन पूछे थे आप? खड़े होइए तो। नहीं, इनको बोल रहे थे। आप ही को, क्या आप जो पहने हुए टोपी? हाँ, आप ही खड़े होइए तो। ऐसा नहीं कि हम आगे हैं इतना तो पीछे हैं तो फिर पता नहीं। अभी कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? नहीं पता है तो इसका मतलब ध्यान नहीं ना था आपका यहाँ। आप हिल रहे थे और लगता है कहीं दूसरे दुनिया में घूम रहे थे। ठीक है, देखिए पता चल जाता है किनका माइंड कितना कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिए जब ऐसा लगे तो आप आगे आके बैठ जाइएगा, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, समझे? ठीक है, माइंड को जब तक एक्टिव नहीं रहिएगा और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट नहीं जगाइएगा तो दरोगा फिर कैसे बनिएगा? कोई बात नहीं, बैठ जाइए, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। क्लास में बैठने से इतना देर बैठने में भी कष्ट हो रही होगी। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। अभी क्वेश्चन बोले थे कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी इसलिए था कि महात्मा गांधी पूर्ण रूप से भाग लिए थे इसी अधिवेशन में, और महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण के तिनकटिया पद्धति से अवगत कराने का काम इसी अधिवेशन में किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। ठीक है, हाँ वही हुआ, अवगत कराने का मतलब क्या हुआ? अगला क्वेश्चन की बात बताएगा, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं जाने देगा। महात्मा गांधी का कथन होगा, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं जाने देगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, सरक्रिक विवाद जो है किस के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है सरक्रिक विवाद। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, कहीं भील देता है कहीं गोंड देता है, तो जान लीजिए। ठीक है, अभी भील हो, इसमें गोंड ही लिखा हुआ है। क्या हुआ? भील होगा। सुनिए ना, वर्तमान में सुन लीजिए, भारत में जो है वर्तमान में सर्वाधिक जनजाति होगा तो भील हो जाएगा, सही आंसर। और आद्य सर्वाधिक आद्य जनजाति की बात करेंगे तो गोंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होगी? गोदावरी नदी हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी? बड़ी कंफ्यूजन होता है। संसार की सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायू हो जाएगा। सुन लीजिए, ऊंचाई वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं। संसार की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू जो हवाई द्वीप में है, ठीक है, अमेरिका में। और अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वत श्रेणी अवस्थित है कहाँ? एंडीज दक्षिणी अमेरिका में ना, एंडीज दक्षिणी, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में होगा। ठीक है, यही सब कंफ्यूजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, टकला माकन मरुस्थल जो है चीन में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज का जो है शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता को जो है मतलब आश्वासित करता है? 19 का, ठीक है, 1 हो जाएगा, यानी 19 का क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? जानते हैं, गलती करिएगा। देख रहे हैं कितना कंफ्यूजन। और आपके क्वेश्चन में जान लीजिए ऑप्शन भी यही मिलेगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 21 सही आंसर होगा। मेरी बात को सुनिएगा, आपसे बताया भी जितना भी जो है ना, आपसे विदेश यात्रा के बारे में यदि बोला जाए अनुच्छेद 21 होगा, और विदेश नीति होगा तो अनुच्छेद 51 होगा। ध्यान रखिएगा, विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता जो है वो विदेश नीति के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। और विदेश यात्रा, विदेश भ्रमण की बात करेंगे अनुच्छेद 21, और अपने देश में भ्रमण की बात करेंगे अनुच्छेद 19 हो जाएगा, 19 के डी के अकॉर्डिंग। ठीक है, विदेश यात्रा अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है किस राज्य में? तो बिहार में है, भागलपुर, बिहार के भागलपुर में है। ठीक है, ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है, सुन लीजिए, ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना है। ठीक है, ये अभ्यारण्य की बात करें, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो होगा भागलपुर होगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुआ था? 1995 ये नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है, नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है ओजोन दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। और ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को? 16 सितंबर को मनाया जाता है।
क्या हुआ? लागू नागोया प्रोटोकॉल 2014 से हुआ। कौन चीज का? नागोया? हाँ 2010 नागोया प्रोटोकॉल 2010 होगा। देख लीजिएगा एक बार, गूगल करके देख के बता ही दीजिए। तो अंकित जी देखिए, तो कोई बात नहीं, ये कन्फ्यूजन हो जाता है, 2-3 जब आ गया तो कन्फ्यूजन होना तय है। सुनिएगा अगला क्वेश्चन तब तक। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच जो है, यानी मुख्य बेंच कहाँ स्थित है? गलत हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच जो है कहाँ स्थित है? भोपाल होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण किस शहर में स्थापित है? भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण किस शहर में स्थापित किया गया है? ये कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में जो है देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र स्थापित किया गया है, यानी निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थापित है? ईपीजेड जो बोलते हैं, ठीक है, ये सूरत में स्थापित किया गया है। निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र स्थापित किया गया है सूरत में। अगला क्वेश्चन, कृषि